नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर। देश में 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मां भारती के 3 वीर सपूतों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए गले में पहन लिया था। देश में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने शहीद दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने त्याग और शौर्य से जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। आप सभी का सर्वोच्च बलिदान सभी को राष्ट्र सेवा हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी और अमर बलिदान राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के शहीदी दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संपूर्ण देश आपके बलिदान, साहस और शौर्य को नमन करता है। बता दें कि देश में 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मां भारती के 3 वीर सपूतों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए गले में पहन लिया था। देश में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के दिन शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने शहीद दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने त्याग और शौर्य से जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। आप सभी का सर्वोच्च बलिदान सभी को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी और अमर बलिदानी राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के शहीदी दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संपूर्ण देश आपके बलिदान, साहस और शौर्य को नमन करता है। लखीमपुर खीरी से एमएलसी सपा प्रत्याशी अनुराग वर्मा का पर्चा खारिज हो गया है। पर्चा खारिज होने के कारण नोटरी का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं था, जिसकी वजह से पूरे दिन अफरा तफरी रही और जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं अनुराग ने बताया कि नोटरी संजय सिंह के नाम से कूपन वरिष्ठ कोष अधिकारी ने जारी किए थे। इस तरह तो तमाम शपथ पत्र अवैध जारी हो गए होंगे। सभी नोटरी के लाइसेंस की जांच हो। जिले के कुछ नोटरी बिना नवीनीकरण के अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा पर्चा जिलाधिकारी ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर किया है, जबकि हमने नोटरी को लेकर शपथ पत्र दे दिया था। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से एमएलसी सपा प्रत्याशी अनुराग वर्मा का पर्चा खारिज हो गया है। पर्चा खारिज होने के कारण नोटरी का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं था, जिसकी वजह से पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल था और जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं अनुराग ने बताया कि नोटरी संजय सिंह के नाम से कूपन वरिष्ठ कोष अधिकारी ने जारी की थी। इस तरह तो तमाम शपथ पत्र अवैध जारी हो गए होंगे। सभी नोटरी के लाइसेंस की जांच हो। जिले के कुछ नोटरी बिना नवीनीकरण के अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा पर्चा जिलाधिकारी ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर किया है, जबकि हमने नोटरी को लेकर शपथ पत्र दे दिया था। निरस्त नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने 12:45 पर शपथ आयुक्त द्वारा दूसरा एफिडेविट बना करके जमा कर दिया गया। जमा करने के बाद हमारे सीनियर अधिवक्ता योगेश सक्सेना, सीनियर अधिवक्ता पूर्व मंत्री आदरणीय शशांक यादव जी और तमाम अधिवक्ता हमारे हरजीत भाई, सुरेंद्र जी, ये सब लोग खड़े होकर के यदवेंद्र पम्बू वगैरह सब लोग बहस किए। बराबर बहस होती रही हर बिंदु पर। पर्चा निरस्त करने का अधिकार नहीं है। ये जिलाधिकारी महोदय अपनी खुद कही बातों से पलट गए और सरकार के दबाव में आकर के इस पर्चे को निरस्त किया, क्योंकि उनको डर लगता है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव कैसे लड़ेगी। अगला क्या होगा, आपका स्टैंड अगला क्या रहेगा?
देखिए, हम लोग बराबर प्रदेश नेतृत्व के से बात कर रहे हैं। हमने निर्वाचन आयोग, जो उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग, उनसे बात करी। वहाँ पर भी हमारे सीनियर अधिवक्ता श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने अधिकारियों से बात करी। उनका भी कहना है कि इस ग्राउंड पर पर्चा निरस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कमी हमें 11:30 बजे बताई गई है तो आज पर्चे का जो निस्तारण का दिन होता है, कोई आपत्तियाँ आती हैं तो उसका निस्तारण होता है। उस आपत्तियों पर निस्तारण का समय 3 बजे तक होता है और हमने 12:45 पर अपना नया एफिडेविट भी शपथ पत्र बना करके उनको जमा कर दिया। और इस कचहरी प्रांगण में अगर कोई फर्जी बैठे हैं जिनका रिन्यूअल नहीं नोटरी हैं, तो ये जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की है और जिला प्रशासन की है। ये हम लोग नहीं जान सकते, ना आप लोग जान सकते हैं, ना हम जनता जान सकती है कि कौन सा नोटरी फर्जी बैठा है। जिस आधार पे किया है गलत है। अनुराग पटेल के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया। एफिडेविट का मतलब यही होता है कि एफिडेविट प्रत्याशी देता है कि अपनी संपत्ति के बारे में, गाड़ी घोड़े के बारे में, मुकदमे के बारे में सब कुछ देता है। वो तथ्य मेरे द्वारा छिपाए नहीं गए हैं। अगर नोटरी फर्जी है, गलत है, तो ये मुकदमा जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को लिखाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है। ये प्रश्न तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर ही खड़ा होता है कि कैसे कलेक्ट्रेटों में बैठ करके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी और एटा क्षेत्र सपा का गढ़ माना जाता है। बता दें कि एमएलसी चुनाव में 36 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसमें सपा ने मथुरा, एटा, मैनपुरी से एमएलसी प्रत्याशी उदयवीर सिंह धारके और इसी क्षेत्र की दूसरी सीट पर राकेश यादव को चुना है। वहीं आज इन दोनों उम्मीदवारों का नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच के दौरान मथुरा, एटा, मैनपुरी की दोनों सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र अधूरे मिलने पर इनको खारिज कर दिया गया है। अब यहां से बीजेपी के प्रत्याशी आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह की इन सीटों पर जीत तय हो गई है। वहीं एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि एमएलसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के 3 फॉर्म को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास एक अधूरा हलफनामा था और कुछ दस्तावेज गायब भी थे। रामपुर में बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए सभी जिला स्तर पर अधिकारियों और एनजीओ को बीमारी से ग्रस्त बच्चों को गोद लिए जाने का फरमान सुनाया गया है। साथ ही रामपुर के सीएमओ की अगुवाई में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी इस कार्य को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से जुड़ चुकी है। वहीं सीएमओ रामपुर डॉक्टर एमपी सिंह के मुताबिक प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। टीबी उन्मूलन काल है कि 2025 में टीबी को भारत से मुक्त कर लेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा होगी। प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कार्यक्रम लॉन्च किया था तो लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हम टीबी से भारत को मुक्त कर लेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद, पूरे प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा जो रोगी हैं उनको गोद लिया जाएगा और पूरे स्टेट के सभी जनपदों में ये कार्यक्रम चला जा रहा है। तो उसीलिए हम सारे एनजीओ से और जितने भी हमारे जो संभ्रांत लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ऐसे टीबी के रोगियों को गोद लें, जिससे कि जिनके घरों में या पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं होती, उनको खाने पीने का राशन भी थोड़ा ठीक से मिल सके और उनको दवाई भी टाइम से मिल सके, जिससे जल्दी से जल्दी वो रोगी ठीक हो सके। अच्छा, कर रहे प्रयास लगातार। राशन किस माध्यम से मिलेगा? राशन मीन्स राशन वैसा राशन नहीं है इसमें एक टीबी के रोगियों को एक हाई प्रोटीन डाइट के रूप में एक प्रोटोकॉल के अनुसार बनाया गया है कि इसमें मूंगफली होगी, चना होगा और मीठी चीज़ें भी होंगी, इसमें खाने पीने की चीज़ें, सोया है, जैसे इस तरह का बनाया हुआ है। पूरा डिटेल आया हुआ है कि ये जो गोद लेंगे वो उनको उपलब्ध कराएंगे उस रोगी को, जो जिससे वो जो 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है मोस्टली, तो उनको अगर जल्दी खाने की चीज़ें अच्छी मिलेंगी, हाई प्रोटीन डाइट मिलेगी, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और उसको जो दवा खाएगा उसको
अच्छे से काम करेगी दवा, मरीज ठीक हो रहे हैं। कौन कौन लोग गोद लेंगे इसमें हमारे करीब 10 तो एनजीओ हैं इसमें, उनसे हमारा लगातार संपर्क जारी है और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी सभी गोद लेते हैं इसमें। तो इस तरह से करके लगभग करीब कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। एक साथ 4 बच्चों की मौत होने से सब जगह हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मृतकों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं और 3 बच्चे एक पिता के थे जबकि एक बच्चा दूसरे पिता का था। वहीं पिता के अनुसार टॉफी दरवाजे पर कोई फेंक गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको ये भी बता दें कि कुशीनगर में बच्चों की टॉफी खाने से हुई दुर्घटना का सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान किया और दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के निर्देश दिए और जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। राजेश चौहान। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता राजेश चौहान मौजूद हैं। राजेश, कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? आपको बता दें कि कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। एक साथ 4 बच्चों की मौत होने से सब जगह हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है। आपको यह भी बता दें कि मृतकों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं और 3 बच्चे एक पिता के थे जबकि एक बच्चा दूसरे पिता का था। वहीं पिता के अनुसार कोई दरवाजे पर टॉफी फेंक गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको ये भी बता दें कि कुशीनगर में बच्चों की टॉफी खाने से दुर्घटना का सीएम योगी ने संज्ञान किया और दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के निर्देश भी दिए और जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक साथ 4 बच्चों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मृतकों में से 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं और 3 बच्चे एक पिता के बताए जा रहे हैं जबकि एक बच्चा दूसरे पिता का। वहीं पिता के अनुसार टॉफी कोई दरवाजे पर फेंक गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको ये भी बता दें कि कुशीनगर में बच्चों की टॉफी खाने से दुर्घटना का सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान किया और दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के निर्देश दिए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता राजेश कुमार चौहान जुड़ गए हैं। राजेश, कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई है, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? जी, कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में पुलवा दिलीप नगर में 4 बच्चों की टॉफी खाने से मौत हो गई है। जी और वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ जुटा हुआ है और बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी जांच चल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ सहायता की घोषणा की गई है? अभी तो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है, लेकिन अभी कुछ उस तरह का क्लियरेशन नहीं हुआ है कि क्या दिया जा रहा है। जी, तो इसके पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है, किसकी लापरवाही बताई जा रही है? जी, वो बताया जा रहा है कि दरवाजे पर कुछ पैसे और टॉफियां फेंकी गई थी। दरवाजे पर जहाँ पे बच्चों की मौत हुई है उन लोगों के दरवाजे पर किसी के द्वारा टॉफियां और कुछ पैसे भेज दिए गए थे। पैसे वो ले लिए थे लेकिन टॉफियां खोलकर खा लिए थे और जिससे उनकी मौत हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है लोगों द्वारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजेश।
अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर कार में सवार 2 बेटों के साथ पिता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार मेरठ से अपने घर की ओर लौट रहे थे कि तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में घुस गई, जिससे मौके पर सभी 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के हिसाब से मृतक पिता का नाम शाकिर और 2 बेटों के नाम सनीब और उज्जैर बताया जा रहा है। हादसे का खबर सुनकर परिजनों में मातम का माहौल पैदा हो गया है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। कार की रफ्तार इतनी तेज बताई जा रही है कि मौके पर कार में सवार 2 बेटों समेत एक पिता की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कार सवार मेरठ से अपने घर की ओर लौट रहे थे कि तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर कार सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के हिसाब से मृतक पिता का नाम शाकिर और 2 बेटों के नाम सानिब और उज्जैर बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर सुनकर परिजनों में मातम का माहौल पैदा हो गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा हो गया है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर कार में सवार 2 बेटों समेत पिता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार मेरठ से अपने घर की ओर लौट रहे थे कि तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर ही सभी कार सवारों की मौत हो गई। जानकारी के हिसाब से मृतक पिता का नाम शाकिर और 2 बेटों के नाम सानिब और उज्जैर बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर सुनकर परिजनों में मातम का माहौल पैदा हो गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि हादसे में पिता समेत 2 बेटों की मौत हो गई है। रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
गाजियाबाद में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें काम कर रहे 5 मजदूर दबे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके 5 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के हिसाब से 2 मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस मामले में अभी अपडेट आया है कि अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से पास के डीएवी स्कूल की एक दीवार गिर गई थी, जिसके बाद नाले के निर्माण में लगे मजदूर मलबे में दब गए थे। पुलिस के मुताबिक जिन ठेकेदारों ने इस नाले को बनाने का ठेका नगर निगम से लिया था, उनके नाम पता चल गए हैं। जल्दी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता नितिन कुमार जुड़ गए हैं। नितिन, गाजियाबाद में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरने से जो हादसा हुआ है, उस पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, ये गाजियाबाद के विजयनगर का इलाका है, जहां पर नाले का कार्य निर्माण चल रहा था, जहां पर 5 मजदूर दबे थे, जिसमें से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से जो निर्माण कार्य चल रहा था, काफी पिछले 2 महीने से लगातार यह निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर जो नाला है, काफी जो नाले की गहराई बताई जा रही है, 5 से 8 फीट बताई जा रही थी। जो नाले में निर्माण के दौरान जो पास में एक निजी स्कूल की दीवार थी, उसके गिर जाने से उसके नीचे 5 मलबे में 5 मजदूर दब गए थे, जिसमें उनको अनन फनन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको लोगों की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। मजदूरों को निकालने पर जब उनको अस्पताल में, गाजियाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। बाकी परिवारजनों का जो हंगामा वो है, और लोग जो हैं, उनके परिवारजन पहुंचे हैं, उनका सरकार से मुआवजे के लिए बात चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों को ठेका दिया गया था, उनसे बात की जा रही है, और जो स्थानीय पुलिस है वहां पर उनसे बातचीत कर लोगों को समझाने की बात की जा रही है। जी, इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही बताई जा रही है? देखो, अभी तक जो ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये देर रात का मामला है, जहाँ पर जो लोग मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें काम कर रहे थे, वहां 11 मजदूर थे, जिसमें 5 मलबे में दब गए थे। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य 2 मजदूर रूप से घायल हैं, जिनको गाजियाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक जिन ठेकेदारों ने इस नाले को बनाने का ठेका नगर निगम से लिया था, ठेकेदारों का नाम इमरान और इसरार बताया जा रहा है। जल्द ही ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें जो सीओ हैं गाजियाबाद, उन्होंने यही बताया कि जो ठेकेदार हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे जो अहम है, इसमें अभी जांच पड़ताल की जा रही है, कहीं ना कहीं किसकी कमी सामने निकल कर आ रही है, अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।